नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है आपको बता दें। फिलहाल 15 घंटे चली 9वें दौर की वार्ता। भारत ने कहा चीन को पूरी तरीके से हटना पड़ेगा पीछे। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बातचीत में भारत ने फिर से दो टूक कहा, पीछे हटना ही एकमात्र रास्ता। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाई पाई को कंगाल हुआ पाकिस्तान। इमरान खान जिन्ना की पहचान गिरवी रख 500 अरब का लेगा कर्ज। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें फिलहाल एक बार फिर से लेसी स्टैंड ऑफ। जी हां, चीन के साथ हुआ विवाद। सिक्किम में चीनी सैनिकों के साथ झड़प, 20 चीनी सैनिक हुए पूरी तरीके से घायल। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोमा में पहुंच चुके हैं चीनी सैनिक। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। और भी दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सिख फॉर जस्टिस 25 और 26 यानी आज रात और कल दिल्ली को बिजली गुल करने की धमकी दी है, ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों उस बीच गलवान घाटी में जान गंवाने वाले कर्नल संतोष बाबू को मिलेगा महावीर चक्र। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें फिलहाल 15 घंटे चली 9वें दौर की वार्ता। भारत ने कहा फिलहाल चीन को पूरी तरीके से हटना पड़ेगा पीछे। जी हां, दरअसल भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर पिछले साल मई की शुरुआत से गतिरोध जारी है। इसी तनाव को कम करने के लिए रविवार को मोल्डो में भारत और चीन ने 9वें दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता भी की है, जो देर रात 2:30 बजे तक चली है। 15 घंटे तक चली इस वार्ता में सीमा पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत हुई। इस बातचीत से पहले वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने चीन को दो टूक कहा था, भारत को भी आक्रामक होना आता है। बातचीत के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि वार्ता के दौरान भारत ने इस बात पर जोर दिया कि टकराव वाले क्षेत्रों में डिसंगेजमेंट की डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चीन के ऊपर है। इसके लिए भारत ने एक व्यवहारिक रोड मैप पेश किया है, जिसके तहत पहले चरण में प्योंगयांग, चुशुल और गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्रों में मौजूद तनाव बिंदुओं पर यथास्थिति बहाल किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भारत और चाइना के बीच 6 नवंबर को 8वें दौर की भी वार्ता हुई थी। तो लगातार दोस्तों भारत ने दो टूक कहा है, चाइना पीछे पहले आया तो पहले जाना ही पड़ेगा। हम चलते हैं अपडेट लेते दोस्तों। पाई पाई को तरस रहा कंगाल पाकिस्तान। इमरान खान जिन्ना की पहचान गिरवी रख 500 अरब का कर्ज लेगा। जी हां, दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की खस्ता हालात अब पूरी दुनिया के सामने है और वो चीन, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया समेत तमाम देशों के कर्ज वाले दब गया है। अब कर्जदार भी अपना पैसा वापस मांगने लगे हैं। इस बीच कंगाल पाकिस्तान को इमरान सरकार अब राजधानी इस्लामाबाद के बड़े पार्क को गिरवी रखकर 500 अरब रुपए का कर्ज लेगी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी भी मिली है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्क को गिरवी रखने का यह प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। F-19 पार्क की पहचान पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मादरा-ए-मिल्लत फातिमा जिन्ना के नाम से है। ये पार्क 780 एकड़ में फैला और ये पाकिस्तान में सबसे बड़े हरे भरे इलाकों में से एक है। हम चलते हैं अपडेट लेते दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही, सिक्किम में चीनी सैनिकों के साथ फिर से हुई झड़प। भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। 20 से ज्यादा चीनी सैनिक हुए बेहोश, कोमा में पहुंच गए। जी हाँ, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध के बीच सिक्किम सीमा पर एक बार फिर से झड़प देखने को मिली है। अब भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारतीय सेना ने 20 जनवरी को सिक्किम के नाकुला दर्रे पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प की गई थी। इसे लेकर लोकल कमांडर लेवल पर तय प्रोटोकॉल के मुताबिक सुलझा लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक नाकुला दर्रे पर हुई इस झड़प में चीन के 20 सैनिक जख्मी होने की भी खबर निकल के आ रही है। अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है मगर हालात स्थिर हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सिक्किम के नाकुला सेक्टर में चीनी सेना ने यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था और यह स्थान 19,000 फीट की ऊंचाई पर है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सीमा की ओर से कुछ चीनी सैनिक घुसपैठ के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और जिसमें चीन के 20 सैनिक जख्मी हो गए। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चीन के रवैये पर विफरी तिब्बती सरकार। डिप्टी स्पीकर बोले पड़ोसी देश को सबक सिखाना भी बेहद जरूरी है। जी हाँ, भारत चीन के बीच तनातनी का माहौल पर निर्वासित तिब्बती सरकार के डिप्टी स्पीकर यशी फुत्सोंग ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। फुत्सोंग ने कहा है फिलहाल चीन भारत को अब तक परेशान करता रहेगा जब तक भारत तिब्बत
तिब्बत की आज़ादी के लिए पूरे मुखरता के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तिब्बत हिमालय पर्वत का शीश है और बिना तिब्बत के चीन भारत में किसी भी तरीके से घुसपैठ में कामयाब नहीं हो सकता है। तिब्बत के लोग अब जब अपने मुल्क को हासिल कर लेंगे तो वहाँ अपनी सीमाओं को अपने हिसाब से सुरक्षित करेंगे। इसमें चीन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो भारत में वहाँ घुसपैठ कर पाएगा। यसी फुसोंग ने कहा है कि फिलहाल भारत की सेना को साल भर अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए चीन बॉर्डर पर पहरा देना पड़ता है, जबकि चीन ऐसा नहीं करता है। उसके यहाँ आबादी बहुत है और वो 3-3 महीने के बाद अपनी सीमाओं में बदलाव भी करता रहता है, जबकि भारत को ऐसी कोई समस्याओं को देखना पड़ता है, कई समस्याओं को। उन्होंने कहा है कि चीन को भारत में घुसपैठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते ऐसा करने पर आमादा है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन के रवैये पर तिब्बती सरकार ने बड़ा हमला बोला है। खास करके चीन को पड़ोसी देश को सबक सिखाना जरूरी है, ये चीन के रवैये पर बड़ा बयान निकल के आया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े कई खालिस्तानी कहा है कि धमकी 25 और 26 जनवरी को करेंगे दिल्ली की बिजली गुल। गणतंत्र दिवस और किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए फिलहाल राजधानी और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सभी तैयारियों के बीच दिल्ली पुलिस को इनपुट मिल गए हैं कि प्रतिनिधित्व संगठन दिल्ली में बिजली गुल करने की साजिश रच रहा है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली में 25 और 26 जनवरी को खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया पर बिजली गुल करने की धमकी दी है। खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को जब से ये सूचना मिली तब से अधिक अलर्ट है। बताया जा रहा है कि डिस्कॉम, पावर ग्रिड और सब पावर सब स्टेशन को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि ऐसा करने के लिए नौजवानों को भड़काया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों की सिख फॉर जस्टिस संगठन पर भी नज़र है। आतंकी संगठन 26 जनवरी के मौके पर उनके बाद दिल्ली, अयोध्या व बोधगया में आतंकी हमला करने की फिराक में हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। गलवान घाटी में जान गंवाने वाले कर्नल संतोष बाबू को मिलेगा महावीर चक्र। जी हाँ, दरअसल मामूली लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में अपनी जान गंवाने वाले कर्नल संतोष बाबू को इस साल महावीर चक्र से नवाजा जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। इस बार के गणतंत्र दिवस पर कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा जाएगा। आपको बता दें कि परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र से ही सेना में सबसे बड़ा सम्मान है। सरकार के सूत्रों की माने तो गलवान घाटी में हुई झड़प से चीनी सेना के मुकाबला करने वाले कई जवानों को इस बार गैलेट्री अवार्ड से नवाजा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस साल पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए एएसआई मोहन लाल को भी गैलेट्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। मोहन लाल को ने ही आईडी लगी कार को पहचाना और बॉम्बर पर गोलीबारी की थी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में नहीं बटेगा यूपी। सीएम योगी बोले एकजुटता में भरोसा रखते हैं, विभाजन में नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विभाजन के कयासों पर विराम लगा दिया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूपी के अलग अलग हिस्से नहीं होने देंगे। योगी ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि हम एकजुटता में भरोसा रखते हैं, विभाजन में नहीं। गौरतलब है कि पिछले काफ़ी समय से यूपी को अलग अलग राज्यों में विभाजित करने की मांग उठती रही है। साल 2000 में यूपी का बंटवारा कर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। इसके बाद भी यूपी के कुछ और हिस्से करने की मांग होती रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने साल 2012 में यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पास किया था। मायावती सरकार ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया था कि यूपी का 4 राज्य अवध प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी प्रदेश में बंटवारा होना चाहिए। हालांकि तब केंद्र की यूपीए सरकार में गृह सचिव रहे आर के सिंह ने स्पष्टीकरण मांगते हुए इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया था। रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह ने भी यूपी के अलग अलग हिस्से करने की मांग कर रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि क्या अपना यूपी को इस तरीके से विभाजित करना चाहिए या फिर एक यूपी श्रेष्ठ यूपी होना चाहिए? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगले अपडेट। ममता की रैली में न पहुंचे टीएमसी विधायक प्रवीण घोषाल बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। दरअसल बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद लगातार ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं।
हैं। ममता के एक और विधायक को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि फिलहाल प्रबल विधायक कांग्रेस तृणमूल लगाए जा रहे हैं कि उनका साथ छोड़ सकते हैं। हुसलू के पुरसुरा में ममता बनर्जी की रैली में उत्तरपाड़ा के तृणमूल कांग्रेस विधायक प्रवीर घोषाल नहीं पहुंचे हैं। घोषाल पिछले कई दिनों से टीएमसी के कामकाज करने के तरीकों पर भी सवाल उठा रहे थे। उत्तरपाड़ा भी हुगली जिले में ही है और प्रवीर घोषाल टीएमसी के हुगली जिला संगठन में एक अहम भूमिका निभाते हुए आए हैं। अब अटकलें तेज होने लगी हैं कि प्रवीर घोषाल की बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी बीजेपी से बातचीत भी शुरू हो गई है। हावड़ा के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि इस लिस्ट में अब घोषाल भी शामिल हो गए हैं और बहुत जल्द ही बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और ये सारे नेता, लेकिन वैशाली डालमिया को बीजेपी में शामिल होने से पहले टीएमसी को उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल स्ट्रीट वेंडरों को कर्ज देने में यूपी टॉप पर, बंगाल रहा सबसे फिसड्डी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जहां कई राज्य सरकारें और उनके स्थानीय प्रशासन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जो कि शहर के स्ट्रीट वेंडरों के लिए केंद्र की माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, वहीं कुछ राज्यों में इस योजना को लागू किए जाने में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। जहां यूपी ने योजना के तहत 3.5 लाख कर्ज बांटे हैं, तेलंगाना और मध्य प्रदेश ने बीते 7 महीनों में 2 लाख कर्ज बांटे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल, असम और केरला का कुछ ही कर्ज बांट पाए हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना पिछले साल जून में लॉन्च की गई थी। स्ट्रीट वेंडर की ये योजना 10,000 रुपये तक लोन कम दर पर देती है। जिस किसी के पास भी वेंडिंग का सर्टिफिकेट है वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी जहां इस स्कीम को लागू करने में सबसे आगे रहा, राज्य में कुल 347 करोड़ रुपए का कर्ज 3.5 लाख लोगों को बांटा गया है। हम चलते हैं, अपडेट माफिया अतीक अहमद की 20 करोड़ की 18 संपत्तियां फिर से हुई कुर्क। जी हाँ, दरअसल माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज में लगातार बाहुबली व सांसद अतीक अहमद के अवैध निर्माणों पर जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसी कई जमीनें हैं जिनको कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत करेली थाना क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ रुपए की कीमत की 18 संपत्तियों को प्रयागराज पुलिस ने कुर्क करने की कार्रवाई की है। इस माह 4 जनवरी को डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने अतीक अहमद के 18 प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया था। पैमाइश की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रयागराज पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि प्रयागराज में अतीक अहमद की इससे पहले लगभग 37 बीघे जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 करोड़ की प्रॉपर्टी को भी कुर्क किया जा चुका है। इसके अलावा अतीक अहमद के चकिया स्थित पैतृक निवास और उनकी चुनावी दफ्तर सहित दर्जनों इमारतों को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का मानना है कि यह कार्रवाई आने वाले दिनों में जारी रहेगी। गौरतलब है कि प्रयागराज प्रशासन ने माफियाओं, अपराधियों के अवैध साम्राज्य के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। यहाँ पर विकास प्राधिकरण की टीम ने 49 प्रॉपर्टी पर जमींदोज करने की कार्रवाई की, तो वहीं लगभग 100 के करीब ऐसी संपत्तियां हैं जिसको कुर्क किया जा चुका है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूपी पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग का नया आदेश जारी हो गया है। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में पंच और प्रधान के प्रत्याशी पूर्व या निवर्तमान माननीयों को चुनाव अभिकर्ता एजेंट नहीं मान पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने इनकी सख्त मनाही है। इनके पीछे आयोग की मंशा साफ है कि कोई भी व्यक्ति मतदान के दौरान किसी भी प्रकार का दबाव ना बना सके। राज्य निर्वाचन आयोग यूपी पंचायत एवं नगरीय निकाय ने हिदायतें दे रखी हैं। चुनाव के दौरान क्या करें और क्या ना करें, आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी पूर्व या वर्तमान सांसद, विधायक, पूर्व या वर्तमान मंत्री, ब्लॉक प्रमुख या किसी ऐसे व्यक्ति को चुनावी अधिकता ना बनाए जो भारत सरकार, राज्य सरकार या निकायों से किसी प्रकार का लाभ हासिल कर रहे हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि प्रत्याशी किसी भी सूरत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी एजेंट ना बनाए। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ऐप डाउनलोड करना जरूरी नहीं, अपनी मर्जी है। दरअसल दोस्तों, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा है कि फ़ोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है, ये शैक्षिक है। दिल्ली उच्च न्यायालय में व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा है कि फिलहाल ये भी चिंता का विषय है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए व्हाट्सएप द्वारा नीति में एक तरफा बदलाव किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप नई निजता नीति के संबंध में भारतीय
उपयोगकर्ताओं और यूरोपीय उपयोगकर्ताओं के साथ अलग अलग ढंग से पेश आ रहा है, जो चिंता का विषय है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कहा था कि अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक प्राइवेट ऐप है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल किसी को जय श्री राम कहने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं। सीएम ममता की नाराजगी पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जय श्री राम पर कार्यक्रम बीच में छोड़े जाने को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। योगी ने कहा है कि हमने किसी को जय श्री राम बोलने पर मजबूर नहीं किया है। इससे पहले भी ममता ने इस बर्ताव को लेकर कई नेताओं की टिप्पणियां सामने आ चुकी हैं। एक कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने से नाराज ममता बनर्जी ने आगे बोलने से इनकार कर दिया था। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर विक्टोरिया मेमोरियल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा ममता बनर्जी भी मौजूद थी। ममता अपने संबोधन के लिए जब मंच पर चढ़ रही थी तो उस दौरान नीचे खड़े हुए लोगों ने जय श्री राम और ममता भारत माता की जय के नारेबाजी शुरू कर दी थी, जिसके बाद ममता बनर्जी नाराज हो गई थी। इसी को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि फिलहाल ये नाराजगी जय श्री राम से किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए और ना ही नारे इसलिए लगाए जाते हैं कि कोई नाराज हो। जय श्री राम का नारा उनके भक्त लगाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, फेसबुक यूजर्स को हुई दिक्कत, अचानक लॉग आउट होने लगी अकाउंट। जी हाँ, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के कई यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से यूजर्स को फेसबुक ऐप से लॉग आउट दिखना शुरू कर दिया गया। बाद में सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज की वजह से ये समस्या आई है। इस दिक्कत को ठीक कर दिया गया है। फेसबुक ने कंपनी के प्रवक्ता ने द वर्ज को एक ईमेल में कहा कि 22 जनवरी को एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज के कारण कुछ लोग अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग आउट हो गए थे। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल किसान आंदोलन में हिंसा की साजिश के आरोपी मास्क मैन को पुलिस की क्लीन चिट, बोला किसानों ने पीटा था मुझे। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच कुंडली सिंधु बॉर्डर ने एक नकाबपोश व्यक्ति को पकड़कर प्रेस के सामने किया था। उस पर आरोप लगाया गया था कि वो ट्रैक्टर मार्च के विरोध स्थल पर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा था। इसी नकाबपोश को शनिवार रात सोनीपत पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। सोनीपत के पुलिस अधीक्षक एसपी जश्नदीप रंधावा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम भी बनाई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। किसानों के प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां की शुरू और कल 26 जनवरी को ताकत दिखाने की तैयारी में किसान, आपको बता दें कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड समेत राज्यों से दिल्ली बॉर्डर पे आ रहे हैं किसान। बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त। आपको बता दें दोस्तों, किसानों के प्रदर्शन के बीच हजारों हजार की ट्रैक्टर सड़कों पर दिख रहे हैं और किसानों के खास करके दिल्ली कूच की तरफ कर रहे हैं। आपको बता दें कल किसानों का परेड है जिसमें दिल्ली पुलिस ने इजाज़त दे दी है, कई शर्तों के साथ इजाज़त दे दी गई है। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।